Good morning, students. This is our second lecture in continuation with the first lecture where we had studied about the introduction to microscopes. We had studied about the basic concepts of optical or light microscope. In our earlier class, I had told you very clearly, students, that basically microscopes are of two types. One is the optical microscope, which works using the light energy, and the second is the electron microscope, for which to view the object or to view the sample you need a beam of electrons. Whether it is an optical microscope or an electron microscope, the two essential requisite characteristics are magnification and resolution. Up till this we had discussed in our first lecture. Since this is our second lecture, in this lecture we are going to study about the different types of optical microscopes. जो आपके सिलेबस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल या लाइट माइक्रोस्कोप्स मेंशन्ड हैं, आज हम उनको पढ़ेंगे. तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स हैं वो हैं फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप. सबसे पहले किसी भी माइक्रोस्कोप को पढ़ने के लिए आपके पास उसका रे डायग्राम होना ज़रूरी है. एंड व्हाट आई हैड टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, जो इमेज होती है सबसे पहले आपका जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो बनाता है, उसके बाद वो सेंड करता है आपके आईपीस लेंस को और फिर आपकी आई जो है उसको व्यू करती है. तो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप है और फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप है. फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी में यू कैन वेरी क्लियरली सी कि आप एक फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी लेते हैं. फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी जो होती है वो पैथोजन को बाइंड करेगी और तब आपको वो पैथोजन माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई देगा. नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स हमारा टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप है दैट इज़ डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी एंड ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी. डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी क्या होता है स्टूडेंट्स, पहले तो हम ये समझेंगे क्या डिफरेंस है. जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी है वो हमें हाई कॉन्ट्रास्ट देती है. हाई कॉन्ट्रास्ट का मतलब जो भी स्ट्रक्चरल डिटेल्स हैं वो हमें बहुत अच्छे से समझाती है. ये जो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी है, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में ही हम डार्क फील्ड एंड ब्राइट फील्ड करते हैं. तो डार्क फील्ड के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एन ओपेक डिस्क इज प्लेस्ड अंडर द कंडेंसर लेंस. लाइट गेट्स स्कैटर्ड अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड. आपका बैकग्राउंड डार्क होगा, लाइट का स्कैटरिंग होगा, तो लाइट का स्कैटरिंग इमेज सैंपल के ऊपर होगा, तो वो सैंपल जो होगा वो लाइट कलर में और हाईलाइट हो जाएगा. पीछे आपका जो बैकग्राउंड होगा वो डार्क होगा. इस तरीके से आपको हाई कॉन्ट्रास्ट मिलेगा और आप अच्छे से स्ट्रक्चरल डिटेल्स देख सकते हैं. जबकि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी जो होती है उसमें नॉर्मल, जैसा आप नॉर्मल कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखते हैं वैसा ही वाइड फील्ड इल्यूमिनेशन होता है. उसमें क्या होता है, आपका बैकग्राउंड जो होता है वो बहुत ब्राइट होता है. तो जो लेबोरेटरी में आप नॉर्मल कंपाउंड माइक्रोस्कोप देख रहे हैं वो किसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट, ब्राइट फील्ड. पीछे का जो बैकग्राउंड होगा वो ब्राइट होगा, इससे आपको क्या होता है, लो कॉन्ट्रास्ट मिलता है. तो हमने यहाँ का फेज कॉन्ट्रास्ट. फेज कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है आप बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं, या तो एक डार्क बैकग्राउंड ले लेंगे या एक लाइट बैकग्राउंड ले लेंगे, ताकि आपको आपके सैंपल की जो इमेज है, जो उसका स्ट्रक्चरल डिटेल्स है वो बहुत अच्छे से दिखाई दे. सो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी हमने कहा डार्क फील्ड हो सकती है या ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी हो सकती है. उसके बाद सेकेंड आता है हमारे पास कॉनफोकल माइक्रोस्कोप. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अ कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी. कॉनफोकल माइक्रोस्कोप में ऑल स्ट्रक्चर्स आउट ऑफ फोकस, कभी भी उनकी इमेज फॉर्मेशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, उनको सप्रेस कर दिया जाएगा. जो भी आपके फोकस के बाहर के स्ट्रक्चर्स हैं कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी में उनको सप्रेस कर दिया जाता है. और ये सप्रेशन हम कैसे लाते हैं, बाय एन अरेंजमेंट ऑफ डायफ्राग्राम्स. एक डायफ्राग्राम्स होते हैं जो कि हम लाइट की जो पाथ होता है उसमें
हम उनको रखते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। एंड ये जो डायफ्रैग्राम्स होते हैं वो लाइट के पाथ में हम इस तरीके से रखते हैं कि जो हमारा फोकल पॉइंट है, यानी जो पॉइंट हम देखना चाहते हैं, उसके अलावा वो बाकी सबको सप्रेस कर दे। The depth of the focal plane is besides the wavelength of light determined by the NA. NA, you remember, numerical aperture of the objective used and the diameter of the diaphragm. तो इसका मतलब जो भी चीज़ आप देखने चाहते हैं उसका और डेप्थ में आपको व्यू मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बिसाइड्स वेवलेंथ ऑफ द लाइट, बिसाइड्स वेवलेंथ ऑफ द लाइट स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस का न्यूमेरिकल अपर्चर और जो डायफ्रैग्राम है उसके डायमीटर को मल्टीप्लाई करके हम डेप्थ और निकाल रहे हैं ऑब्जेक्ट की। नाउ कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी क्यों इम्पॉर्टेंट है ओवर दी आपकी जो नॉर्मल आप जैसे फेस कॉन्ट्रास्ट फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी यूज़ करते हैं। हमने पहले ही समझा कि फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं, कोई भी फ्लोरेसेंट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और वो हम हमारे सैंपल के साथ जोड़ देते हैं ताकि हमको सैंपल और अच्छे से दिखाई दे। फ्लोरेसेंट मतलब वो चमकेगा, तो हमें हमारा सैंपल और अच्छे से दिखाई दे। तो वाई इज़ कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी मोर इम्पॉर्टेंट? बिकॉज हमने कहा कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है उसके अलावा बाकी सारी चीज़ों को वो सप्रेस कर लेगा। दूसरी बात, इसमें कोई ब्लरिंग नहीं होती। ब्लरिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, आप अगर अपने नॉब को एडजस्ट करते हैं, डी फोकस करते हैं, तो धीरे धीरे इमेज जो होती है वो ब्लर हो जाती है। कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी में वो ब्लर नहीं होगी, धीरे धीरे वो हट जाएगी, कट ऑफ हो जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, जो भी चीज़ कट ऑफ हो रही है वो डार्क होगी पहले और फिर वो डिसअपीयर हो जाएगी। इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेक्शनिंग। हम इस चीज़ को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल सेक्शनिंग। यानी जो हमारी लाइट माइक्रोस्कोपी में इमेज ब्लर हो जाती थी वो कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी में हमें नहीं मिलेगी। सो 3 डायमेंशनल रिकॉर्डिंग ऑफ द इमेज कैन ऑल्सो बी डन। ओके, 3 डायमेंशनल का मतलब है एक्स वाई डायरेक्शन में तो आप देखते ही हैं, जेड डायरेक्शन में भी इसमें ऑब्जेक्ट को आप व्यू कर सकते हैं। और जो एक्स्ट्रा लाइट होती है जिसको हम स्ट्रे लाइट कहते हैं वो भी मिनिमाइज्ड हो जाती है। तो हम कह रहे हैं कि कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी जो होता है उसमें हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल सेक्शनिंग कर सकते हैं। इस ऑप्टिकल सेक्शनिंग की वजह से जो हमारा मेन टारगेट है, जो हमारा मेन सैंपल है जिसकी इमेज हम देखने जाते हैं, वो हमें अच्छे से डेप्थ में दिखाई देता है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज़ दैट कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी का एक और इम्पॉर्टेंस है कि इमेज प्रोसेसिंग हम कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इमेज प्रोसेसिंग? हम एक ही ऑब्जेक्ट की खूब सारी जो इमेजेस होती हैं उनको हम सुपर इम्पोज कर सकते हैं। इस सुपर इम्पोजिशन को हम इस तरीके से करते हैं कि हमें और डेप्थ में हमारा सैंपल दिखाई दे, हमें और एक्सटेंडेड इमेज का फोकस दिखाई दे। और ये चीज़ अगर हम लाइट माइक्रोस्कोपी में करना चाहते हैं तो हमें उसमें क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स, उसका न्यूमेरिकल अपर्चर रिड्यूस करना पड़ता है। जैसे ही हम न्यूमेरिकल अपर्चर रिड्यूस करेंगे हमारा रेजोल्यूशन कम हो जाता है। रेजोल्यूशन हम पहले ही समझ चुके हैं लेक्चर 1 में कि दो पास की पॉइंट्स को, बहुत पास की पॉइंट्स को अगर आप क्लियर कट 2 अलग अलग पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लें तो दैट इज़ रेजोल्यूशन। और रेजोल्यूशन किस पे डिपेंड करता है? न्यूमेरिकल अपर्चर पे। तो अगर हमें इतना अच्छा रेजोल्यूशन चाहिए तो हम क्या करते हैं, लाइट माइक्रोस्कोपी में हमें उसका, अगर हमें एक ही सैंपल जो है, जो ऑब्जेक्ट है, अगर हमें उसकी डेप्थ में और ज़्यादा डिटेल में अगर हमें उसकी इमेज चाहिए तो वहाँ पे हमारा रेजोल्यूशन सैक्रिफाइस हो जाता है। जबकि कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी में वो रेजोल्यूशन सैक्रिफाइस नहीं होता क्योंकि हम इमेज की प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। इमेज प्रोसेसिंग मीन्स एक ही ऑब्जेक्ट की हम कई इमेजेस ले सकते हैं और उनको सुपर इम्पोज करके एक फाइनल इमेज बना सकते हैं जो कि बहुत अच्छी इमेज होती है। Now, what are the applications of optical microscopy? Optical microscopy means phase contrast, fluorescent, confocal, सब आ गए इसमें। सबसे
बेस्ट जो एप्लीकेशन है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी का है कि क्रिस्टल, कोई भी क्रिस्टल है उसकी आप मॉर्फोलॉजी मींस एक्सटर्नल अपीयरेंस, और उसकी सिमेट्री आप स्टडी कर सकते हैं। सेकंड उसका जो मेन इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो है फेज आइडेंटिफिकेशन, प्योरिटी एंड होमोजेनिटी। प्योरिटी का मतलब है उसमें कितनी इम्प्योरिटी है क्रिस्टल में, और होमोजेनस है या नहीं है वो। क्रिस्टल डिफेक्ट्स आप देख सकते हैं उसके अंदर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप उसका डिटरमाइन कर सकते हैं। Now what are the advantages and disadvantages of optical microscopy? Advantages क्या होता है कि आपको डायरेक्ट आप किसी भी सैंपल की इमेज आप देख सकते हैं, आपको प्री ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। जबकि जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पढ़ेंगे स्टूडेंट हमारे थर्ड लेक्चर में, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि सैंपल को हमको प्री ट्रीटमेंट करना पड़ता है, वो सबसे टीडियस जॉब होता है। सो द एडवांटेजेस, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी इज़ दैट यू डू नॉट नीड एनी pre-treatment of the sample. Second, it is very fast and any kind of sample, solid, liquid, कुछ भी sample आप लेके माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं। एंड थर्ड जो है, इसको इमेज को किसी भी डिजिटल कैमरा सिस्टम के साथ जोड़ के आप उसको स्टोर कर सकते हैं ताकि बाद में आप उसका एनालिसिस कर सकें। The biggest disadvantage of optical microscopy is that इसका रेजोल्यूशन बहुत कम होता है, केवल कुछ माइक्रोन्स तक ही होता है या फ्यू हंड्रेड नैनोमीटर्स की वजह से। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जब हम देखेंगे तो उसका रेजोल्यूशन बहुत अच्छा होता है स्टूडेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ नैनोमीटर्स में हमको मिल जाता है। और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में हमें रेजोल्यूशन क्यों कम मिलता है स्टूडेंट्स? बिकॉज ऑफ द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट का जो डिफ्रैक्शन होता है उसकी वजह से हमें रेजोल्यूशन कम मिलता है। एंड रिमेंबर, रेजोल्यूशन इज़ द की पॉइंट। मैग्निफिकेशन तो माइक्रोस्कोप कर लेता है, मगर अगर हमें एक इमेज को क्लियरली देखना है, अगर आप बैक्टीरियल सेल को क्लियरली देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए उसका रेजोल्यूशन चाहिए, एंड दैट रेजोल्यूशन कैन बी अचीव्ड बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, क्योंकि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में रेजोल्यूशन कम मिलता है ड्यू टू लाइट डिफ्रैक्शन। This is all about optical microscopy and the different types of optical microscopes. In the next lecture, students, we are going to study about electron microscope and the basic two types of electron microscopes, that is scanning electron microscope and transmission electron microscope.